गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का, जो कि इसमें दिया हुआ है। गणित का ये सेट नंबर 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पूर्णांक कितना नंबर का रहता है। 80 नंबर, 20 नंबर स्कूल से दिया जाता है। किस तरह से दिया जाता है? 5-5 करके 4 तरीके से दिया जाता है। तो 5 नंबर अनुशासन के लिए, 5 नंबर को करिकुलर एक्टिविटी के लिए, 5 नंबर प्रोजेक्ट वर्क के लिए और 5 नंबर कुछ कॉपी वॉपी मेंटेन करना पड़ता है, रजिस्टर, उस सब के लिए, उपस्थिति के लिए। इस तरह से 20 नंबर उसमें दिया जाता है। ज़्यादातर कोशिश रहता है कि बच्चे अगर उपस्थित ज़्यादा रहते हैं तो उसके आधार पर ज़्यादा नंबर मिलता है उस 20 नंबर में से, और 80 नंबर इस परीक्षा से मिलता है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का है। 20 क्वेश्चन रहता है, गुना 2.5 करेंगे तो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ये इंग्लिश वालों के लिए है। इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है। क्या कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आता है, जैसे शिशु मंदिर, तो वो लोग क्या होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो लोग को समझने में सुविधा हो जाता है। वो लोग भी जैक के अंडर में आता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा रहता है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो लोग हिंदी से समझ जाते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आते हैं तो लोग इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। तो इसलिए दोनों लिखा गया है, ताकि शिशु मंदिर के भी बच्चे देखेंगे इस प्रश्न को, उत्तर को, तो वो लोग भी समझ जाएंगे। चाहे जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो लोग जो जैक माने झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो लोग का नामांकित हुआ है या चलता है, उसी के आधार पर वो लोग का क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 41 नंबर। क्यों 41 नंबर? एक विषय एक ही साथ 4-5 विषय का रहता है परीक्षा। 1 से 20 तक हिंदी का, फिर 21 से 40 तक इंग्लिश का, फिर 41 से फिर 20-60 गणित का, इस तरह से। फिर 61 से 60 के बाद 61 से शुरू होगा 80 तक, फिर और एक विषय का। इस तरह से 100 क्वेश्चन माने 5 विषय का रहता है। संस्कृत का परीक्षा होता नहीं है, उसको इंटरनली असेसमेंट किया जाता है, मतलब स्कूल से ही उसका नंबर जोड़ के हम लोग फिर रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। या फिर पिछले साल शायद बाद में हुआ था परीक्षा उसका, तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि 4/8 यानी 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये 4 में से एक ठो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। एक संख्या को दूसरे संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं अगर दोनों का गुणनफल 1 हो। जैसे 4/8 को हम 8/4 से गुना करेंगे तो 4 और 4 कट के 1 हो जाएगा, 8 और 8 कट के 1 हो जाएगा। 8 1 के 8, 4 1 के 4, गुणनफल क्या आया? 1 आया। तो इसका मतलब 8/4 जो है 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर 8/4, तो ये सही होगा, है ना। इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकालते हैं। अगर 4/8 दिया है तो 8/4 होगा। जस्ट खाली इसको उल्टा कर देना है, अंश को हर में और हर को अंश में, बस उल्टा करके लिख देंगे तो गुना करने से 1 आएगा। इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अभी तुम लोग को प्रश्न में 4/8 दे दिया, परीक्षा में दे देगा 8/4, तो तुम लोग फिर ये रट के जाओगे तो फिर 8/4 लिख के आ जाओगे। अगर 8/4 दे देगा तो उसका उत्तर होगा 4/8। ठीक है, यहाँ देखो विकल्प दिया है, तो ये प्रश्न को घुमा दिया जा सकता है। तो ये सब तुम लोग अच्छा से समझे रहोगे तो बना सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न। तो सबसे पहले समझने का काम करते हैं। 42 नंबर प्रश्न को पहले अभी देखेंगे। कोई अभी नहीं लिखेंगे, अभी लिखना बंद रखेंगे, देखेंगे। तो निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम पूछते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर आएंगे धनात्मक। हाँ बोलो। जो p/q के रूप में, हाँ, जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो e भी अंश बटा हर है, e भी अंश बटा हर है, e भी अंश बटा हर है और e भी अंश बटा हर है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। अब हम लोग को बताना है
कि धनात्मक परिमेय संख्या कौन सा है। ये देखो माइनस लगा है, ये भी देखो माइनस लगा है, ये भी देखो माइनस लगा है, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे कहीं भी माइनस लगा रहा है। मान लो ये ऐसा है, अगर हम इसको ऐसा बना देते हैं तो दोनों में देखो यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। दोनों में अगर माइनस रहेगा तो इसको हम लोग प्लस मान लेंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस मतलब धनात्मक होता है। तो इस तरह से 4 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम लोग टिक लगा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को परीक्षा में OMR शीट मिलेगा और OMR शीट में कैसा रहेगा, इस तरह से गोल गोल किया हुआ रहेगा, इसको भरना होगा। तो जैसे यहाँ 1, विकल्प संख्या 2, ऐसे करके 3, 4 रहेगा, तो ये 4 नंबर हो रहा है, तो 4 नंबर को इस तरह से भर देना है पेंसिल से पेन या फिर ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, इस तरह से पूरा भर देना है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो कंप्यूटर क्या होता है रीड नहीं कर पाता है। देखो इस तरह से, अगर फर्स्ट टाइम तुम लोग बनाओगे तो पेंसिल से बना सकते हो, बाद में ताकि मिटाने का मौका मिलेगा, और नहीं तो एक ही बार पेन में भर दोगे तो फिर दोबारा इसको बदल नहीं पाओगे। व्हाइटनर चलाओगे तो वो काम नहीं करेगा, कुछ करेगा लेकिन उसको फिर रिजेक्ट हो जाएगा, और 2 आंसर लिखोगे तो उसका भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए एक ही उत्तर लिखना है। काम करना, पेंसिल से पहले भरते रहना, लास्ट मोमेंट में जब फाइनल हो जाए कि हाँ अब समय पार हो रहा है भर देंगे, तो उस समय पूरा पेंसिल को मिटा के या उसी के ऊपर काला रंग से, काला हो चाहे ब्लू हो, उससे रंग भर देना। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर में है 40 का वर्ग क्या होगा। हाँ, 40 द स्क्वायर ऑफ 40, 40 का वर्ग माने 40 को 40 से गुना करना है। वर्ग इसको बोलते हैं 40 का वर्ग, है ना। अभी ध्यान से सुनेंगे, लिखने का टाइम में लिखेंगे, लेकिन सुनना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से, क्या कि अगर इसको नहीं समझेंगे तो लिखना बेकार हो जाएगा। हाँ, तो इसको समझ लेंगे तो बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने से भी चलेगा। ऐसा करके हम लोग इसको हल करते हैं, लेकिन ये मौखिक भी हल हो जाएगा। 40 को 2 बार गुना करना, मतलब 4 गुना 4 होता है 16, और 2 जीरो है तो यहाँ डाल देंगे, गुना करने की ज़रूरत नहीं है। मौखिक रूप से तरीका से हल करेंगे। 4 4 16, 4 का पहाड़ा सबको याद है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का विकल्प आ जाएगा 3। ठीक है, हाँ, ये तो आसानी से मौखिक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हमको बना के बताना पड़ रहा है, जो लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं, सबके लिए ये आना चाहिए। 4 4 16, तो इस तरह से समझ जाने के बाद कोई भी प्रश्न बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अब हम लोग 44 यानी 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -196, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, 196 -196 का वर्गमूल इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो व्हिच वन इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -196। तो यहाँ पर देख रहे हैं 196 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 गुना -196, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 196 होगा और माइनस का माइनस रह जाएगा, तो ये इसके बराबर है। ये भी देख रहे हैं, इसको अलग अलग कर लिया, तो अलग अलग कर लिया तो स्क्वायर रूट अलग अलग करके यहाँ चिन्ह देना चाहिए, ऐसा करके इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ये भी इसके बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर -1 को स्क्वायर रूट में रखा और 196 का वर्गमूल को निकाल दिया बाहर, 14 होता है, 14 गुना 14 करने से 196 होता है, इसलिए 196 का वर्गमूल को बाहर निकाल के ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन ये वाला जो विकल्प है ये वाला गलत हो रहा है। 196 का तो वर्गमूल ठीक है 14, लेकिन -1 का वर्गमूल 1 नहीं होता है ना। -1 का वर्गमूल इस तरीके से होगा, क्या कि इसका वर्गमूल तुम लोग 10 क्लास के बाद पढ़ोगे, है ना। अभी तुम लोग उसको वास्तविक मूल वास्तविक वर्गमूल नहीं बोलते हैं, वो सब काल्पनिक वास्तवमूल, काल्पनिक माने वर्गमूल निकाला जाता है, उसका तरीका है जो कि आगे चल के पता चलेगा। तो ये वाला विकल्प हम लोग के लिए बोलना है सही नहीं है,
यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प इसके बराबर नहीं है। तो ये तीनों बराबर हो रहा है, जैसा हम बताए अभी। अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ही समझोगे, और अगर लिखते रहोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं समझोगे। हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। सच को अगर कोई ले पाता है अंदर तो ही अच्छा आदमी या सही आदमी या परफेक्ट, है ना, ह्यूमन बीइंग बनता है। और नहीं ले पाता है उसका मतलब उसके साथ कमी है, और वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो घनमूल, जैसे अभी हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़े, उसी तरह से घनमूल के बारे में अब जानते हैं। घनमूल में क्या होता है, जैसे हाँ 3 बार किसी संख्या को गुना करते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो इसको बोलेंगे 2 का घन, है ना। और अगर हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 को अगर लिखेंगे गुना करके तो 8 होगा। और फिर 8 का घनमूल बोलेंगे तो ऐसा चिन्ह लगा के दिखाएंगे, ये 8 का घनमूल होता है। और ये देखो 3 बार गुना किए हैं तो घनमूल में क्या होगा, एक संख्या निकलेगा 2। तो इसी तरह से ये वाला पूछ रहा है कि इसका घनमूल क्या होगा। देखो आसान सा तरीका है, इसका घनमूल निकालने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखो 8 का पूछ रहा है कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो 2 हो रहा है। कैसे जानेंगे 2 होगा, 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये मौखिक रूप से हम लोग कर सकते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है ना। अगर मान लो कोई भी बड़ा सा बड़ा संख्या देगा तो मौखिक हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो 3.2 है, 2 को 3 बार गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये देखो यहाँ 8 है इकाई का अंक। अब इसको देखो 3 3 9 3 27, 7 आ जा रहा है, यहाँ तो 7 है ही नहीं। 5 5 25, 5 125, 5 आ जा रहा है 125 का इकाई का अंक। 5 तो यहाँ है नहीं। उसके बाद 6 देखो, 6 गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 216, 216 का इकाई का अंक 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ 8 है। तो देखो मौखिक हो गया 1 नंबर, क्या कि इसी को 3 बार गुना करेंगे तो ये आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका घनमूल ये होगा, है ना। कोई भी प्रश्न को लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रश्न मौखिक रूप से हो जाएगा, खाली उसका तरीका जानना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 46 यानी 46 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा घन, देखो घन और धन, घ और ध में अंतर क्या होता है, यहाँ ऊपर में मात्रा रहता है घन में और धन में नहीं रहता है। तो घन विषम होगा। कौन सा घन विषम होगा, तो विषम संख्या तो हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, बोलो। विषम संख्या, जो सम संख्या नहीं है उसको विषम संख्या बोलेंगे क्या, जो सम संख्या नहीं है उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो सम संख्या कौन सा होता है, सम संख्या जो 2 से पूरा है। हाँ 2 4 6 8 10, ऐसा ये सब सम संख्या है। यानी गिनती जब हम लोग चालू करेंगे तो एक एक छोड़ के चलेंगे तो सम संख्या होगा। 1 3 5 7 हो गया विषम, 2 4 6 8 हो गया, 8 10 सम। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। या फिर बड़ा बड़ा संख्या दे देगा तो कैसे जानेंगे, जिसका इकाई के अंक में देखो मान लो ऐसा बड़ा संख्या दे दिया, इतना बड़ा संख्या दे दिया, तो कैसे जानेंगे, है ना, सम है कि विषम। अभी तो गिनती वाला तो 1 3 5 7 कर लिया और 2 4 6 8 10 कर लिए, ये तो गिनती वाला हो गया। लेकिन इतना बड़ा दे देगा तो कैसे जानेंगे। इसके लिए यही तरीका है कि इकाई का अंक को हम लोग देखेंगे। इकाई का अंक में अगर 2 4 6 8 10 है ना, तो 10 का शून्य है यहाँ, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। और इकाई का अंक में अगर 1 3 5 7 9 रहेगा तो वो विषम होगा। बस इसको याद रखना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा घन विषम है। तो सबसे पहले देखो ये तो सम है, ये तो सम है, ये तो सम है, ये तो विषम है, 3 नंबर। और कुछ देखना ही नहीं है, खाली विषम देखने से हो गया को। हाँ, लेकिन एक बात देखो, और एक बात देखो, यहाँ प्रश्न वो चीज़ नहीं पूछ रहा है कौन सा विषम है, नहीं पूछ रहा है कौन सा घन विषम है। इसका घन करेंगे तब विषम होना चाहिए। तो देख लो उसको भी, 8 8 64 और 64 गुना 8 करेंगे, 8 8 4 32, 32 का 2 आएगा। माने सम संख्या का घन करेंगे तो भी सम संख्या आ रहा है। देखो ये भी 8 है तो ये दोनों तो हो गया।
2 दूने 4 दूने 8, घन करना होगा, घन माना 3 बार गुना करना होगा। तो 2 दूने 4 दूने 8, तो सम है तो उसका घन भी सम आ रहा है। इसमें भी 8 सम संख्या है, इकाई का अंक 8 है, इसमें भी इकाई का अंक 8 है, यानी सम संख्या है। और सम को 3 बार गुना करने से भी सम संख्या ही होता है, यानी विषम को 3 बार गुना करेंगे तो विषम होगा, सम को 3 बार गुना करेंगे तो सम होगा। तो इसका मतलब खाली यही देख लेने से पता चल जाएगा कि कौन सम है कौन विषम है। जो विषम है उसका घन भी विषम होगा। ठीक है। एक सवाल पूछना था। तो 47 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 का 1 घातांक, 5 का 2 घातांक, 7 का 0 घातांक बराबर कितना होगा। 2 का 1 घातांक मतलब 2 होगा, 5 का 2 घातांक मतलब 5 गुना 5 25, 25 दूनी 50, और 7 का 0 घातांक मतलब 1 होता है ना। याद रखो इसको, कोई भी संख्या का 0 घातांक जो होता है 1 होता है। कैसे होता है अभी तक तुम लोग नहीं सीखे हो, बाद में हम बताएंगे, या फिर देखना है तो देख सकते हो। 7 का 0 घातांक कैसे 1 होता है। देखो मान लो 7 का 2 बटा 7 का 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको 7 का 2 बटा 7 का 2 को ऐसा लिखेंगे। जब भाग रहता है तो हम लोग इसको घटा के लिखते हैं। जो 7 का घातांक दोनों में भाग के रूप में जब रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आधार को लिख के घातांकों को घटाते हैं। और जब गुना के रूप में रहता है तब क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ते हैं। जैसे देखो इसी को ही देख लो, 7 गुना ऐसा रहेगा तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना। ये सब चीज़ ज़रूरत पड़ेगा बाद में। तो इसको जोड़ के लिखते हैं घातांक को, और जब भाग रहता है तो घातांक को घटा के लिखते हैं। तो देखो घटाने से क्या आएगा, 0 आया। 7 का 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। और इसको अगर हम काटेंगे तो 1 से कटेगा, है ना। ये दोनों संख्या जब बराबर होता है तो एक दूसरे को 1 से काट देता है, 1 से भाग चल जाता है, इसका मतलब, है ना। 5 बटा 5 1, 6 बटा 6 1, मतलब दो संख्या जब अंश और हर में बराबर रहता है तो क्या होता है, उसका भागफल 1 होता है। तो इस तरह से यहाँ 1 मिला, यानी 7 का 0 घातांक बराबर 1 आया, है ना। तो इस तरह से ये वाला ये 1 हो गया और इधर 50 हो गया। 5 को गुना किए थे 50, 5 गुना 5 25, और 2 का 1 घातांक मतलब 2 होता है, तो 25 गुना 2 50 हो गया, और 7 का 0 घातांक 1 होता है, तो 50 गुना 1 50। तो इस तरह से पहला विकल्प इसका सही होगा। तो इस तरह से समझ के अगर बनाते हैं कोई प्रश्न को तो ज़िंदगी भर भी याद रहता है ना। और साथ ही साथ गणित जितना आसान है उतना कठिन भी है। गणित को अगर कोई समझ जाता है तो उसको बहुत मज़ा आएगा गणित बनाने में, और जिसको नहीं समझ में आता है वो गणित से इतना दूर भागता है कि उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो गणित ही पढ़ना छोड़ देता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ इनमें से सभी, तो इसको हम लोग सुधारेंगे। इनमें से सभी देखो गलती से सही होता है। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 48 नंबर में 2 का 2 घातांक मतलब 2 गुना 2 4 हो जाएगा। 5 का 2 घातांक मतलब 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बोलता है बराबर है, ये किसके बराबर है, 10 का 2 घातांक, यानी 10 गुना 10 100, इसके बराबर हो जा रहा है। अब इसके भी बराबर हो जा रहा है। अब 2 गुना 5 10, और 10 का 2 घातांक मैंने 10 गुना 10 100, इसके भी बराबर हो जा रहा है। यहाँ दिया इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से ये सारा हो जाएगा। तो ये चौथा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे। यहाँ 49 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी बीजीय व्यंजक है। एक पदी माने एक पद वाला। तो देखो यहाँ पर इसमें कितना पद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहला वाला में कितना पद है, 2 पद है। देखो जो पद को हम लोग कैसे गिनेंगे, यह 2 और x इस तरह से जोड़ और घटाव से जो जुड़ा हुआ रहता है
उसको हम लोग पद बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है। देखो तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, जो लोग लिख रहे हो बार बार हम बोल रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। जब हम बताते हैं तो उसको थोड़ा देर के लिए समझो। तो इस तरह से बता दिया और दोबारा नहीं बताएंगे। इसमें देखो इसमें एक पद है, क्योंकि यहाँ जोड़ और घटाव कुछ है नहीं, खाली एक ही तो पद है, तो इसको हम लोग एक पद ही बोलेंगे। और यहाँ देखो 1 2 3 3 ठो जो 2 ठो जोड़ है, जोड़ से जो अलग रहता है या जुड़ा हुआ रहता है उसको पद बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3, तो ये सब 3 पदी है, ये है 2 पदी और ये है 1 पदी। इंग्लिश में इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं और इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसको नोट करो। तो 50 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 5xy में y का गुणांक है। गुणांक क्या होता है, माने जो गुणा क्या हुआ रहता है उसको गुणांक कहेंगे। तो देखो y का गुणांक, ये देखो ये है y, इसके साथ कौन गुना किया हुआ है 5x, तो y का गुणांक हो गया 5x। तो देखो 5x इसमें है, 1 नंबर में है, तो ये हो गया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन 5xy। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे y के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको उसका गुणांक या कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो 51 यानी 51 नंबर में क्या पूछ रहा है कि 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² बराबर कितना होगा। देखो ये सब लाइक टर्म्स है, m² इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब लाइक टर्म्स है, मतलब स्वजातीय पद। तो इसको जोड़ने का आसान तरीका क्या है, खाली संख्याओं को जोड़ घटाव कर लेंगे तो हो जाएगा। ये देखो ये जोड़ प्लस, इसके पहले प्लस चिन्ह है, इसके पहले भी प्लस चिन्ह है, मतलब धनात्मक वाले को एक साथ जोड़ देंगे और ऋणात्मक वाले को घटा देंगे। तो 11 और 5 जोड़ने से 16 होता है, 16 - 4 कितना होता है 12 होता है। तो 12 देखो कहाँ है, ये देखो 12, बस 4 नंबर। तो आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 52 नंबर में पूछ रहा है कि 9x - 27xy का गुणनखंड क्या होगा। इंग्लिश वाला हम लोग छोड़ दिए हैं। व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ करके लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ of 9x - 27xy इज। तो देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये 2 पद है, दोनों पद में जो संख्या दोनों में है उसको हम लोग कॉमन के रूप में बाहर निकाल देते हैं, सर्वनिष्ठ के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे 9 इसमें है, इसमें भी है, क्योंकि 9 × 27 होता है। तो देखो यहाँ 9 है। और भी एक बात देखना है, x देखो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 9x। तो 9x अगर निकाल देंगे तो क्या आएगा, 9x को 9x से भाग देंगे तो 1 आता है, और 27xy को 9x से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 × 27 3 है, x और x भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, y बचेगा। इसका मतलब ये जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। तो इस तरह से हम लोग उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर निकालते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है उभयनिष्ठ, माने जो दोनों में है, बस। तो इस प्रश्न में हम लोग को पूछ रहा है कि 2x + 3x² + 4x³ का सार्वगुणनखंड है। अभी जो हम लोग बनाए गुणनखंड है या सार्वगुणनखंड है। देखो दोनों का इंग्लिश में एक ही लिख रहा है, कॉमन फैक्टर। हिंदी में अलग अलग था, उस समय गुणनखंड पूछा था, अभी सार्वगुणनखंड पूछ दिया, मतलब दोनों बात एक ही है। असल में हिंदी का डिक्शनरी थोड़ा बड़ा है, इंग्लिश का डिक्शनरी छोटा है। माने हिंदी में ज़्यादा शब्दों का भंडार है, इंग्लिश में शब्दों का भंडार कम है, इसलिए कॉमन फैक्टर लिख दिया है। मैंने दोनों के लिए एक ही
मतलब इंग्लिश है। इसका मतलब अभी जो हम लोग पढ़े थे कि जो चीज़ सब में रहता है उसको हम लोग गुणनखंड, 2 में रहेगा गुणनखंड, 3 में रहेगा तो हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं। इस तरह से इसको अंतर किया जाता है। जब दो में निकालते हैं तो गुणनखंड देखते हैं और 2 से ज़्यादा में देखते हैं तो सार्वगुणनखंड करते हैं। तो देखो 2 सब में नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4, लेकिन ये 2 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन x जो है सब में है, x का एक घातांक सब में है, 2 घातांक सब में नहीं है, सिर्फ x का एक घातांक यानी ये वाला है ना। x का 2 घातांक 3 घातांक नहीं है, सिर्फ x का एक घातांक सब में है, इसलिए इसको हम लोग सार्वगुणनखंड के रूप में टिक लगाएंगे। तो 54 नंबर प्रश्न में क्या देखना है हम लोग को 5x + 4 = 19, माने 5x + 4 = 19 में x का मान क्या होगा। देखो इसको हल करके भी हम लोग x का मान निकालते हैं और एक आसान तरीका भी बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ x इन, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यानी समीकरण से x का मान निकालने का आसान तरीका क्या है, x के जगह पर इन मानों को अगर रखते हैं और दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि यही x का मान है। जैसे देखो अगर 9 लेते हैं तो 5 × 9 कितना होता है 45, फिर 45 से 4 जोड़ेंगे तो 19 तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या आ जा रहा है। यही उत्तर होगा 3। कैसे देखो 5 से 15 जोड़ 4 19 है ना। कौन सा संख्या बैठाएंगे कि इसका मान दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो इस तरीके से आसान तरीका होता है। और नहीं तो क्या करना होगा, इसको हल करना होगा। देखो हल करने का तरीका है 5x + 4 = 9। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या है और ये है चर मान, x जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ लाएंगे, तो संख्याओं को 4 को उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे 5x = 19 - 4 और घटा के लिखेंगे 15। इस तरह से करते हैं। फिर x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 5 हटाना होगा। तो 5 हटाने का तरीका है दोनों तरफ 5 से भाग देना। तो 5 और 5 हट गया और यहाँ 5 से 15 हो गया, x का मान 3 आया। तो ऐसा करके लंबा होगा, समय लगेगा, लेकिन इस प्रश्न को जो जैसा चाहे कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 8 = q + 3 का हल क्या होगा। q जो है कि चर मान है, तो चर मान जैसे यहाँ x रहता तो x लिख सकते थे, y z जैसा भी होता है उसको लिखेंगे। तो देखो अभी जो जैसे बताए हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर q के जगह पर 5 रख देते हैं, तो 5 + 3 8 हो गया। इसका मतलब पहला विकल्प सही है ना। तो इसी तरीके से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य मतलब होता है जो मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका डब्बा होता है, तो उस डब्बा के ऊपर लिखा रहता है जिसको बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस करके लिखा रहता है। लेकिन दुकानदार क्या किया, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया। 10% छूट दिया इसमें दुकानदार। कोई दुकानदार छूट नहीं देता है, लेकिन ये 10% छूट देके उस कुर्सी को बेचा। तो कितना में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सीधा सा बात है, इसका 10% निकालेंगे और इससे घटा देंगे, है ना, तो हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य का मतलब है जो आदमी बेच रहा है उसका विक्रय मूल्य होगा और जो आदमी खरीद रहा है उसका क्रय मूल्य होगा। देखो 700 का 10%, 700 का 10% मतलब 10%। देखो 10% मतलब क्या होता है 10/100। 700 का 10/100 करेंगे तो देखो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 100 से भाग दे दिए। 7 × 10 होगा 70, मतलब उसको 70 रुपये का छूट मिला। तो 700 से अगर 70 रुपये का उसको छूट मिलता है तो इसको घटा देंगे। इसको घटा देने से आएगा 630, है ना। इसको घटाओगे तो 630, तो 630 रुपया में दुकानदार उसे बेचा। ठीक है, क्या कि उसको डिस्काउंट देने की ज़रूरत पड़ता है दुकानदार को, नहीं तो ग्राहक बोलेगा दाम ज़्यादा है बोल के, तो इस तरह से छूट दिया जाता है। और ये छूट देना मतलब आजकल प्रचार के रूप में बताता है कि इतना छूट है उतना छूट है, तो ग्राहक क्या होता है ज़्यादा आकर्षित होता है
तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। 10% बोला था इसलिए उसका 10% मतलब क्या होता है 10/100, उसका निकाल लिए और उसको घटा दिए, तो इस तरह से विक्रय मूल्य 630 रुपये में दुकानदार बेच रहा है, मतलब खरीदने वाला 630 में उसको खरीद रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 57 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि 80 रुपये प्रति लीटर, ये है प्रति लीटर, मिलने वाले पेट्रोल में 5% मूल्य वृद्धि हुई, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है ना, तो नया मूल्य क्या होगा, है ना, नया दाम कितना होगा। पेट्रोल गेटिंग ₹80 पर लीटर इंक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट विल बी द न्यू प्राइस। तो कितना आया बोलो। देखो तुम लोग हिसाब किताब समझो कैसे होता है। 80 का 5% कितना होता है, 80 गुना 5/100, 80 का 5% मतलब गुना 5/100, ये 2 जीरो, अच्छा 1 जीरो, इसका 1 जीरो काटते हैं, यहाँ 10 बच गया, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 रुपया बढ़ा है ना, 80 रुपया था 4 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 84। 85 कैसा है बाबू, हिसाब किताब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, समांतर चतुर्भुज हम लोग पहले जानेंगे कि कैसा होता है समांतर चतुर्भुज। इसमें होता है कि जो सामने का भुजाएं होता है वो समांतर होता है, जैसे ये दोनों सामने का भुजाएं ये दोनों एक दूसरे का समांतर होना चाहिए, है ना, और इस तरह से ये दोनों भी सामने का भुजा है तो ये दोनों को भी समांतर होना चाहिए, है ना, पैरेलल जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये रफ फिगर है, करीब करीब पैरेलल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर 75 डिग्री दिया है, तो इसका मान x का मान यहाँ पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज में हो चाहे कुछ हो, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटती है तो क्या होता है, ये जो रेखा के एक तरफ का जो कोण होता है, कोण युग्म होता है, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। ये हम लोग अगर पढ़े नहीं हो तो पढ़ोगे। यहाँ देखो ये दो समांतर रेखा है, देखो ए और ए, दो समांतर रेखा हुआ इसके जैसा, और एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट रहा है इसको, ये है तिर्यक रेखा। तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एक 75 है तो दूसरा कितना डिग्री होगा कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 से 75 घटा देंगे तो कितना आएगा, 180 से अगर हम लोग 75 घटा देंगे तो ये आएगा 105 डिग्री। देखो 105 डिग्री आएगा, क्योंकि 105 और 75 जोड़ने से 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। अब 59 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। सीधा सा बात है, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब एक घनाभ आकृति का होगा, है ना। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वही बॉक्स का भी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और हम लोग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र देखो याद रखना, 2L गुना B गुना H, L गुना H, मैंने L B H क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। L B और H है लंबाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो द लेंथ ऑफ ए, यहाँ इंग्लिश में लिखता है ब्रेथ ऑफ ए। तो इस तरह से सूत्र को याद रखोगे तो छोटा रूप से इस तरह से याद रख पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एल बी करेंगे, मैंने पहला गुना दूसरा 10 गुना 5 यहाँ लिख देंगे, फिर बी गुना एच करेंगे तो दूसरा गुना तीसरा करेंगे, और अंतिम वाला है पहला गुना तीसरा 10 गुना 3, ऐसे बस इसको हल करेंगे। 10 पचे 50 इसको लिखेंगे, 10 पचे 50, 5 तिये 15, 10 तिये 30, इसको जोड़ लेंगे।
50 और 30 होता है 80 और 90 95, 2 गुना 95, तो 10 5 3 है, तो 10 5 50, 5 3 15, 10 3 30, 50 3 80, 90 95, तो 2 5 10, 2 9 18 के 19। यहाँ पर विकल्प सब थोड़ा गड़बड़ आया है, देखो इसको बदल लो, 190 कर लो, है ना। ये 190 विकल्प होना चाहिए, काहे कि विकल्प सही नहीं रहने से गलत होता है। तो 190 होगा, देखो काहे कि 50 और 30 80 और 90 95, 2 5 10, 2 9 18 को 19, 190। अब हम लोग को देखना है कि 190 तो 3 जगह पर है, कौन सा होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो कौन सा होगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो 18 के 19, 190 आ गया, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम बताए कि क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लंबाई निकालेंगे तो सेंटीमीटर होगा, और आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। याद रखो, सेंटीमीटर क्यूब कब होगा, जब किसी का आयतन निकालने देगा, जब किसी का लंबाई निकालने के देगा, परिमाप निकालने के लिए देगा तो उसमें सेंटीमीटर होता, और क्षेत्रफल निकालने देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्नों के रूप में क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का मिश्रधन का क्या सूत्र होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन मतलब अमाउंट, देखो ए से लिखा है अमाउंट, सीधा सा बात है। ये अमाउंट का सूत्र है, पी मतलब होता है मूलधन, आर मतलब होता है दर, एन मतलब होता है समय। तो ये वाला सूत्र अमाउंट, हाँ अमाउंट निकालने के लिए एन भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ टाइम और टी मतलब टाइम, तो दोनों का प्रयोग होता है, दोनों ही चलता है। कोई किताब एन लेता है, कोई किताब टी लेता है, इसलिए खाली इतना ध्यान दो, ये है मिश्रधन, ये है मूलधन प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट मतलब दर होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम टाइम होता है। देखो ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है, इसको भी जाने रहो, कोई प्रश्न बदल कर दे देगा कि साधारण ब्याज का कौन सा सूत्र है। तो P गुना R गुना T बटा 100 होता है। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब दर रेट, T मतलब टाइम। ये दोनों बोल रहा है, दोनों तो नहीं हो सकता है, एक चीज़ का तो एक ही सूत्र होता है, दो सूत्र कैसे हो सकता है। और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो पहला विकल्प सही होगा। तो इस तरह से इस सारे प्रश्नों को जैसे हम समझाए उसको घर में देखें अच्छा से समझें, तो इसके इस तरह का प्रश्न जो भी आएगा संख्या बदल के, तो भी वो प्रश्न हल हो जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।